नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रेणुका मोरे, हिंदी विभाग अध्यक्ष, वसंतराव नाईक महाविद्यालय, बसरनी, नांदेड़। हमारे पेपर का शीर्षक है हिंदी साहित्य का इतिहास, पेपर नंबर 9। और प्रथम घटक है खंड क का प्रथम घटक आदिकाल। आदिकाल का सामान्य परिचय हमने देखा है, साथ ही उसका नामकरण, काल विभाजन, पाठ्यक्रम का स्वरूप, प्रश्न पत्र का स्वरूप, ये सब कुछ हो चुका है। अब आज हम देखने जा रहे हैं आदिकालीन साहित्य की प्रेरक परिस्थितियाँ, यानी जिस युग में साहित्य का निर्माण हुआ उस युग की परिस्थितियाँ कैसी थी। तो आदिकालीन साहित्य की प्रेरक परिस्थितियाँ पाठ्यक्रम का ये दूसरा घटक हम देख रहे हैं, आदिकाल का दूसरा भाग हम देख रहे हैं। तो इसमें हमें समग्र 5 परिस्थितियों का अध्ययन करना होगा। पहली है राजनीतिक परिस्थिति, दूसरी है धार्मिक परिस्थिति, तीसरी है सामाजिक परिस्थिति, चौथी है साहित्यिक परिस्थिति और 5वीं अंतिम है सांस्कृतिक परिस्थिति। यानी आदिकाल की ये परिस्थितियाँ कैसी थी और इन सभी परिस्थितियों का परिणाम आदिकालीन हिंदी साहित्य पर हुआ है, ये हम जानते हैं। तो इन परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए हम देखते हैं कि विस्तार से इसका विश्लेषण है, इसीलिए एक वीडियो में ये नहीं बैठ सकेगी। तो प्रथम 2 परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थिति और धार्मिक परिस्थिति, एक वीडियो में हम लेते हैं और बाकी की 3 परिस्थितियाँ हम दूसरे वीडियो में लेंगे। तो इसका शीर्षक मैं देती हूँ आदिकालीन साहित्य की प्रेरक परिस्थितियाँ, भाग 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक परिस्थिति। तो हमारे देश की राजनीतिक स्थिति कैसी थी उस युग में और इनका परिणाम साहित्य पर कैसे हुआ है, ये हमें देखना है। तो जब हम आदिकाल में जाकर देखते हैं, आदिकाल का कालखंड क्या है, 1050 से लेकर 1375 तक, यानी 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक हमें आदिकाल का कालखंड दिखाई देता है। तो इसकी राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन जब हम करने लगते हैं तो हम पाते हैं कि केवल 1050 से ही नहीं, हमको थोड़ा शुरू में जाकर देखना पड़ेगा कि शुरुआत कैसी हुई है। तो हम देखते हैं कि 7वीं शताब्दी तक हमारे भारतवर्ष की स्थिति बहुत अच्छी थी और राजपाट भी ठीक तरीके से चलता था। लेकिन हम बाद में देखते हैं कि 7वीं शताब्दी में जब सम्राट हर्षवर्धन का शासन समाप्त हुआ, यानी जब उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद जो है भारत की राजनीतिक स्थिति थोड़ी सी बदल गई। थोड़ी सी क्या, बहुत बदल गई, लगभग खोखली हो गई है। तो हम देखते हैं कि इस युग में भारत में राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वत्र अव्यवस्था थी, गृह कलह हो रहा था, पराजय हो रहे थे, बाहरी आक्रमण हो रहे थे, साथ ही साथ अंतर्गत विद्रोह या अंतर्गत कलह या युद्ध भी इस युग में चल रहे थे। तो यहाँ की जनता को दोहरे युद्धों का सामना करना पड़ रहा था। एक बाहरी आक्रमण जो हो रहे थे उनसे भी लड़ना पड़ रहा था और दूसरा अंतर्गत आक्रमण, क्योंकि एक राजा दूसरे राजा पर हावी होने का, अपना श्रेष्ठत्व प्रस्थापित करने का प्रयास कर रहा था। ऐसी राजनीतिक स्थिति हमारे भारतवर्ष की बन चुकी थी। तो सम्राट हर्षवर्धन ने एक संघ शासक निर्माण करने की बहुत कोशिश की और बहुत कुछ सफलता के साथ उन्होंने किया। लेकिन उनके निधन के पश्चात हम देखते हैं कि उत्तरी भारत से हमारी शक्ति का ह्रास होने लगा, नाश होने लगा और हमारी राज सत्ता डामाडोल होने लगी। 9वीं शती में हम देखते हैं कि
हर्षवर्धन के बाद मिहिर भोज ने इस सत्ता को संभालने का थोड़ा सा प्रयास किया, थोड़ा सा जनता को एकत्रित करने का प्रयास किया, सुव्यवस्था बनाने की कोशिश की, थोड़ा सा उसको संगठित करने का प्रयास किया। ये सब स्थितियां उत्तर भारत में थी और हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में भी राष्ट्रकूटों ने अच्छी तरह से साम्राज्य को संभाला हुआ था। तो दक्षिण में भी अच्छा शासक थे, राष्ट्रकूल थे, लेकिन बाद में इसी बीच ऐसा हुआ कि इस्लाम नेता ने पूर्व पश्चिम एशिया तक अपने पैर पसारने आरंभ किए और पैर पसारते हुए वो अफगानिस्तान तक आ गए, अफगानिस्तान तक वो बढ़ गए। यानी परकीय शासन, इस्लाम शासन जो है हमारे देश में प्रवेश कर चुका था और अफगानिस्तान तक पहुंच चुका था। उस समय अफगानिस्तान अपने देश का एक हिस्सा था, अपने देश में था। आज वो स्वतंत्र अलग देश है। फिर वहां तक वो पहुंच गए और भारत में के अंतर्गत उनका प्रवेश हो चुका था। और हम देखते हैं कि मुसलमानों ने लगभग 710 या 11 में मोहम्मद बिन कासिम इनके नेतृत्व ने सिंध पर धावा बोल दिया और सिंध पर आक्रमण कर दिया। उस समय सिंध के राजा थे दाहिर, दाहिर नामक राजा थे। दाहिर ब्राह्मण थे, लेकिन परिणाम ये हुआ कि दाहिर और उसके पुत्र बहुत तिल तिल कर इस युद्ध का उन्होंने सामना किया, लेकिन वो हार गए। क्यों हार गए? तो उन्हें अपने पड़ोसी राज्य की यानी अपने भाइयों की मदद नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? तो उसका कारण ये है कि हम देखते हैं कि ब्राह्मण राज दाहिर के व्यवहार से तत्कालीन जो पड़ोसी राज थे सभी असंतुष्ट थे, उससे नाराज थे। तो उन्होंने क्या किया? इनमें से प्रमुख रूप से आते हैं कि सिद्ध और बौद्ध। इन्होंने भी क्या किया कि ये दाहिर से नाराज होने के कारण इन्होंने भी आक्रमणकारियों का यानी अपने स्वकीय से नाराज होकर परकीय इस्लाम का साथ दिया और अपने स्वकीय राजा के विरुद्ध में लड़े। क्यों? तो इनका भीतरी अंतर्गत कलह था, इनका असंतोष था, इसकी वजह से। इसके साथ ही साथ आगे हम देखते हैं कि जो जाट लोग थे, तो जाट लोगों ने भी साथ किसका दिया? जो परकीय आक्रमणकारी मुस्लिम थे, इस्लाम थे, उनका ही साथ दिया। इन्होंने भी अपने राजा का, दाहिर का, ब्राह्मण का साथ नहीं दिया और इसका परिणाम ये हो गया कि ये युद्ध में हार गए और हमारा शासन वहाँ का समाप्त हो गया। और 9वीं शती तक आते आते मुसलमान पश्चिमोत्तर भाग में प्रवेश नहीं कर सके थे। लेकिन आगे हम देखते हैं कि 11वीं शताब्दी में इन राजाओं के अंतर्गत कलह के कारण ये यहाँ पर शासन कर रहे थे और दाहिर का वहाँ पर दारुण पराभव हो गया। दाहिर और उसके पुत्र अपनी भूमि के लिए तिल तिल लड़ रहे थे, लेकिन इस ब्राह्मण राजा को, दाहिर को, ना जाटों ने साथ दिया, ना सिद्धों ने साथ दिया, ना बौद्धों ने साथ दिया। किसी ने भी साथ नहीं दिया और इन लोगों ने दाहिर के विरोध में, अपने स्वकीय के विरोध में जाकर परकीय इस्लामी शासक को साथ दिया अपना बदला लेने के लिए। और परिणाम स्वरूप हम हार गए और स्वतंत्र भारत जो है वो टुकड़ों में बंटने लगा और दूसरों के हाथ में चला गया। तो शुरुआत हुई मोहम्मद बिन कासिम से और फिर हम देखते हैं 10वीं शताब्दी के बाद में राज कारोबार मोहम्मद गजनी के हाथ आया और मोहम्मद गजनी ने पंजाब, कांगड़ी तक को जीत लिया। इसके साथ ही साथ आगे वो मथुरा, कन्नौज इसकी भी लूट की। उसके बाद वो आगे बढ़े, गुजरात, सौराष्ट्र पर भी उन्होंने चढ़ाई की। वहाँ के सोरठी सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग जो है वहाँ पर भी उन्होंने ध्वंस किया, वहाँ का बहुत सारा धन लूटा और
उन दिनों में गजनी के उत्तरी भारत आक्रमण जगह जगह हो रहे थे। उन्हीं दिनों में हम देखते हैं कि दक्षिण के चोल राजा राजेंद्र अपने राज्य का विस्तार करने में लगे थे। एक तो बाहरी आक्रमण हो रहा था, लेकिन उसको नजरअंदाज करते हुए उन्होंने क्या किया, तो अपने राज्य का विस्तार करने में चोल राजा लगे हुए थे। राजा राजेंद्र अपने आसपास के राजाओं के साथ लड़ रहे थे और उसने उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बंगाल तक को जीतकर अपना राज्य विस्तार किया था। और ऐसी स्थिति में 11वीं और 12वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान और कन्नौज में गढ़वालों की शक्तिशाली राज्य थे। तो ये जो भारतीय थे, इनका राज्य वहां पर सशक्त रूप से था। अजमेर में बिसलदेव थे। इनके ही पराक्रम पर आगे बिसलदेव रासो ग्रंथ लिखा गया, काव्य ग्रंथ। और पृथ्वीराज चौहान ने तोमरों से दिल्ली जीत ली थी। झांसी से लेकर हिमालय तक अपना राज्य फैलाया था। साथ ही पंजाब से तुर्कों को भी पीछे धकेल दिया था। इधर से तुर्की जो घुस रहे थे उनको भी उन्होंने बाहर निकाल दिया था। और इस समय पृथ्वीराज चौहान जो है, विदेशी आक्रमणों से पूर्णतः जागरूक नहीं थे। बहुत शूर थे, पराक्रमी थे पृथ्वीराज चौहान, लेकिन उन्होंने विदेशी आक्रमणों की तरफ थोड़ा सा नज़रअंदाज उन्होंने किया। और उसी समय हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान अपना राज्य विस्तार बढ़ाने में लगे हुए थे। और ऐसी स्थिति में जो तीसरा मुस्लिम परकीय आक्रमक था, मोहम्मद घोरी ने धावा बोल दिया। और घोरी ने जब धावा बोला, तब पृथ्वीराज चौहान की सेना कहीं और लड़ रही थी। और वहां से लड़कर जो राजा थे, जुजोती के राजा दिदेव से वो लड़ रही थी। वहां पर युद्ध चल रहा था और उस युद्ध को लड़कर वो इधर आई हुई थी अपने क्षेत्र में। तभी घोरी ने आक्रमण बोल दिया और इसी बीच मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। लेकिन अक्सर हम भारतीय अपनों से ही हारे हैं। जो जयचंद जो था इनका सहकारी, तो जयचंद फितूर हो गया, बदमाश हो गया और जयचंद ने षड्यंत्र किया और इस षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज चौहान हार गया और यहाँ पर दिल्ली में तुर्की सल्तनत स्थापित हो गई। और हमारा राजपाट जो स्वकीय थे, भारतीय थे, उनका राजपाट वहाँ पर समाप्त हो गया। और हम देखते हैं कि वहाँ पर पूर्ण रूप से सत्ता किसकी स्थापित हो गई? इस्लाम की, तुर्की इस्लाम की, जो कि परकीय थी, उनकी सत्ता वहाँ पर स्थापित हो गई। तो आदिकालीन परिस्थितियां जब हम देखते हैं, तो पहली परिस्थिति जब हम राजनीतिक परिस्थिति देखते हैं, तो हम पाते हैं कि इस सारे विवेचन से हमें पता चलता है कि 12वीं शताब्दी में परकीय मुस्लिम सत्ता स्थापित हो चुकी थी। और दूसरी बात यह है कि सभी राजा महाराजा संकुचित राष्ट्रीय भावना से प्रेरित थे। इनमें व्यापक दृष्टिकोण नहीं था। एक संघ भारत की स्थापना करने की इनकी मंशा नहीं थी। इनमें स्वार्थ भरा हुआ था। बहुत अधिक राजा हिंदू वीर होने के बावजूद भी अपनी सत्ता विस्तार करने के पीछे आपस में लड़ रहे थे, इसीलिए परकीय सत्ता स्थापित हो गई। तो संक्षेप में इतना ही कह सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से आदिकाल पतन का काल और अव्यवस्था का काल था। सामान्य जनता इसमें पिसी जा रही थी और इसी का सारा चित्रण हमें हिंदी साहित्य में होता हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद। इसके आगे का अगले वीडियो में लेंगे।